हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फोरम। आज हम लोग आपके सामने रैपिड रिवीजन वीडियो सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th में जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन सा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर को जो पूछे गए या फिर सीबीएसई का जो सैंपल पेपर्स है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि मार्किंग स्कीम क्या होगा, है ना, मार्किंग स्कीम कैसे होगा, कितना लिखेंगे तो कितना नंबर मिलने वाला है। ठीक है। और यदि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो जो जब तक आपका साइंस का एग्जाम है तो उसमें आप केमिस्ट्री पोर्शन में पूरा 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 100% मार्क्स वहां पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए चार आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, the total mass of the elements present in the reactant is equal to the total mass of the elements present in the प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये सिंपल बात है कि हम लोग मतलब जब कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, है ना, कोई भी रिएक्शन यदि हम लोग कर रहे हैं, जैसे तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का भी आपका उतना ही मास आएगा, तभी कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बात सही है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जो होता है एलिमेंट्स का वो सेम रहता है। ठीक है। भले वो उसका फॉर्म अलग चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है, बट वो नंबर ऑफ एटम सेम रहता है, तभी हम उसको बैलेंस कर पाते हैं प्रॉपर। ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस का एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग वाटर का देख रहे हैं, H2 ऐसा बन रहा है, यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यदि बन रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कितना एटम बता रहे हैं, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम बता रहे हैं, ऑक्सीजन का 2 एटम बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम भी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है। रिएक्शन के पहले और बाद में रिएक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा मतलब अलग लग रहा है, गलत लग रहा है। मतलब कि क्योंकि वो कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट था वही अब रिएक्शन होने के बाद भी होगा, तो फिर रिएक्शन तो हुआ ही नहीं ना। बात समझ रहे हैं। रिएक्शन मतलब क्या, केमिकल चेंज जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड टूटता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई नया बॉन्ड बना ही नहीं तभी आप बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन आपका नहीं हुआ। ठीक, समझ रहे बात, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो जब सेम है आपका रिएक्टेंट का केमिकल कंपोजिशन तो रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। फिर फोर्थ क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये तो जो भी कंजर्वेशन का लॉ होता है उसका तो पहला स्टेटमेंट सब यही लिखता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग को गलत वाला सेलेक्ट करना था, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा, सी वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम्म, देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है हाइपोथेटिकल, उसमें एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो क्या है। ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एक्स इक्वल टू गैस, पहला ऑप्शन में क्या है, एक्स इक्वल टू गैस, वाई इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, जेड इक्वल टू गैस। ठीक है। तो अब देखिए कि जो वहां पे पहला जहां पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स क्या बताता है, जनरली स्टेट बताता है ना, कि किस स्टेट में आपका जो भी कंपाउंड है मतलब या फिर रिएक्टेंट है वो कैसे प्रेजेंट है वहां पे। ठीक, एक सेकंड रुको।
है। तो देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे ऐसे एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या बताता है ना, स्टेट बताता है कि किस स्टेट में आपका जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो है। ठीक है, स्टेट मतलब सॉलिड हो सकता है ना, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, एक्वस फेज हो सकता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे चार चार चीज लिखा रह सकता है, चारों में से कुछ एक लिखा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है KClO3, वहां ब्रैकेट में एक्स लिखा है, तो वो उसका स्टेट बता रहा है। ठीक है, हो सकता है कि वो गैसियस स्टेट में हो। फिर हम लोग जब वाई में आते हैं तो वाई को बोल रहा है रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन होता है, हम लोग जब एरो लिखते हैं तो इस एरो के ऊपर में आप देखेंगे या तो कभी ट्रायंगल बना होता है, या कभी वहां पे कुछ टेम्परेचर लिखा होता है, या कभी कुछ प्रेशर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडीशन है। ठीक है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे जो जेड बता रहा है, ठीक है, जेड यहाँ पे ये जेड क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका इसका स्टेट बता रहा है, O2 जो गैस है उसका स्टेट बता रहा है। ठीक है, लेकिन KClO3 वाला जब रिएक्शन आप देखे होंगे, ठीक है, KClO3 वाला, तो ये यहाँ पे क्या है कि गैसियस में नहीं होता है। ठीक है, एक्स गैसियस स्टेट में नहीं होता है। इवन यदि मान लीजिए आपको KClO3 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देखेंगे KCl, ठीक है, KCl को देखेंगे, KCl कैसा होता है, NaCl के जैसा होता है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा क्या फॉर्म हो सकता है, एक्वस फॉर्म हो सकता है, लिक्विड फॉर्म हो सकता है ना, गैसियस फॉर्म में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है ना वो गैसियस वाला नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन को हम गलत बोलेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यदि देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है कि x इक्वल टू सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू सॉलिड लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो हम गलत कर दिए, दूसरा में x इक्वल टू सॉलिड लिखा है, पॉसिबल है, बट यहाँ पे y इक्वल टू लिक्विड लिख दिया है। ठीक है, y इक्वल टू लिक्विड मतलब y भी आपका क्या बता रहा है, रिएक्शन कंडीशन बता रहा है, जो कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और z क्या बोल रहा है, गैस बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। लेकिन अब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, तो x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, ये तो साफ गलत हो गया, क्योंकि रिएक्शन का जब भी हम लोग मोल लिखते हैं तो मोल हम लोग का स्टार्टिंग में लिखा था। मान लीजिए कोई रिएक्शन लिख रहे हैं हम, यदि हाइपोथेटिकल लिख रहे हैं, तो 2A+B, ठीक है, गिव्स 3C, इस तरीके से यदि हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये मोल बता रहा है कि 2 मोल A का लिया हुआ है, 1 मोल B का लिया हुआ है, 3 मोल C का बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो x यहाँ पे स्टेट बताता है ना कि नंबर ऑफ मोल, तो C भी गलत हो गया। अब डी वाला ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे कुछ स्टेट को बताया नहीं है, बट यहाँ पे लिख दिया फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको बेसिकली पता नहीं है कि क्या हम किस स्टेट में वो रिएक्टेंट को KClO3 को और KCl को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो लिख दिया सिंपल फिजिकल स्टेट, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। और y क्या बता रहा है, रिएक्शन कंडीशन बता रहा है, जो कि यहाँ पे एकदम साफ लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, एंड z इज अगेन द फिजिकल स्टेट ऑफ O2। हो सकता है कि ऑक्सीजन का कोई और फिजिकल स्टेट हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बन रहा हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एक असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप, इसमें क्या है कि फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, ये स्टीम ऑन आयरन का रिएक्शन दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं स्टीम का आयरन के साथ, और उसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, 3Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+4H2। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3Fe है, और यहाँ पे क्या है, Fe3। ठीक है, तो मतलब 3 एटम है ऑक्सीजन का, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। फिर यहाँ पे क्या है, 4H2O है ना, 4H2O, और यहाँ पे 4H2 बन गया है, और O भी यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन। अब क्या बोल रहा है, ये असर्शन था, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पहले एंड्स के एग्जाम में पूछे जाते थे। अब यहाँ पे रीजन इसका क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है, तो इसका रीजन भी सही है। ठीक है, और इसका असर्शन भी सही है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, असर्शन भी सही हो रहा है इसका, और रीजन भी सही हो रहा है, तो इसका हम सिंपल ए आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बी में भी देख सकते हैं क्या है कि ए सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं, जनरली हम लोग बैलेंस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अभी अपने पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को ले रहा है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को ले रहा है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले रहा है। ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेके उसमें बेरियम क्लोराइड को ऐड कर दे रहे हैं। ही ऑब्जर्व दैट एन insoluble substance, ठीक है, he observed that an insoluble substance has formed, the color and molecular formula of insoluble substance is formed। सिंपल है, यदि आप अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी बुक को तो आप एकदम आराम से बता सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट का जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे सोडियम सल्फेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का जाएगा BaSO4, प्रेसिपिटेट बनाता है वाइट, तो और प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रे Ba2SO4, ग्रे कलर का नहीं होता है, और ये फॉर्मूला भी गलत है ना। तो यहाँ पे येलो भी नहीं होता है, तो व्हाइट होता है। सी ऑप्शन है, आपको बता दिया एनसीईआरटी में कलर दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो भी चीज लिखी हुई है बहुत सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए व्हाइट BaSO4, पिंक BaSO4, ये सब बकवास बात है। ग्रे येलो पिंक नहीं होता है, BaSO4 का पीपीटी जो बनता है उसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है आपको बताना है, किस तरीके का ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन बेसिकली है क्या, हमको ये देखना है पहले। C6H12O6 एक्वस कंडीशन में है, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या किए हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं गैसियस कंडीशन में, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो ये अपना रिएक्शन हम लोग दो जगह पे पढ़े हैं, ये रिएक्शन तो केमिकल वाले में भी पढ़े हैं, और आप लाइफ प्रोसेस में से रिलेट कर सकते हैं, तो रेस्पिरेशन चैप्टर में भी आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। C6H12 मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन, हम लोग ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं बाहर से, और वो फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, वाटर, साथ ही साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो जब एनर्जी जहां पे भी बनेगा तो वो कैसा रिएक्शन होगा, मतलब एनर्जी लिबरेट हो रहा है, एनर्जी लिबरेट होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, थर्ड थर्ड आंसर, सी नंबर, ठीक। चलिए डी न्यूट्रलाइजेशन, ये सब सब अलग अलग है, बट आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए इस बार आपसे ये पूछा था डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, इंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, वो तो देख ही लिए एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड दूसरे बेस को मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट हमको देना पड़ता है, किसी मतलब एनर्जी किसी भी फॉर्म में देना पड़ता है, आइदर हीट लाइट ये सब के फॉर्म में हमको एनर्जी देना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने से कमजोर वाले को रिमूव कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबका एग्जांपल भी पता होना चाहिए।